में। बेसिकली वो सेट ऑफ स्टेप्स है और जो प्रोसीजर्स है जो कि हम फॉलो करते हैं जब भी एक न्यूबॉर्न जो है ना एबनॉर्मली डिविएटेड वाइटल्स दिखाए, उसका हार्ट रेट बहुत कम है, या तो वो हाइपॉक्सिक हो, वो रेस्पिरेटरी एफर्ट ले ही नहीं रहा है, या फिर उसको निमोनिया हो गया। मतलब ये बहुत सारे इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिसमें बाय हार्ट ये स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं ताकि हम न्यूबॉर्न को रिससिटेट कर सकें, वापस उसको उसके वाइटल्स को ठीक कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले रिससिटेशन के स्टेप्स जानने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रायोरिटी क्या देते हैं। सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देते हैं ना वो रेस्पिरेशन को देते हैं, रेस्पिरेशन को। फिर दूसरी प्रायोरिटी हम टेम्परेचर को देते हैं, टेम्परेचर को। और तीसरी प्रायोरिटी जो सबसे कम प्रायोरिटी होता है वो सर्कुलेशन को देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रेस्पिरेशन को होता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि न्यूनेटल रिससिटेशन के स्टेप्स क्या हैं, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई न्यूबॉर्न आए कि वो उसका हार्ट रेट बहुत कम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम वो लेके आएगा, जो पेरेंट्स लेके आएंगे, वो ये लेके आएंगे कि मतलब हमारा बच्चा जो पैदा हुआ है ही हैज़न्ट क्राइड, वो क्राई नहीं किया। क्राई करना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्राई ही है जो फर्स्ट साइन ऑफ रेस्पिरेशन है, और अगर यही नहीं हुआ है इसका मतलब ये खुद में बहुत बड़ा इमरजेंसी है। इसीलिए नियोनेटल रिससिटेशन में जनरली वो ये प्रॉब्लम लेके आते हैं। लेकिन रिससिटेशन पे घुसने के पहले मेरे को 4 क्वेश्चन पूछना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट। और जो 4 क्वेश्चन होता है ना वो प्री बर्थ क्वेश्चन होता है। प्री बर्थ क्वेश्चन नहीं कि बर्थ के पहले का क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो बर्थ के पहले रिलेटेड है, मतलब बर्थ के पहले रिलेटेड है, बर्थ का क्वेश्चन नहीं है। इसको बोलते हैं प्री बर्थ क्वेश्चंस। दूसरा हम क्या करते हैं कि मान के चलिए कि अब तो पेशेंट ये प्रॉब्लम लेके आया है कि ये क्राई नहीं किया, लेकिन 3 चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले इनिशियली हम क्या करते हैं कि 3 चीज़ें, टेम्परेचर, एयरवे और ब्रीदिंग, ये तीनों को हम इंश्योर करते हैं। एयरवे और ब्रीदिंग को इंश्योर करते हैं और टेम्परेचर को भी हम नॉर्मल लेवल पे लाते हैं, चेक करते हैं। अगर नॉर्मल लेवल पे नहीं है तो हम लोग उसको नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग असेसमेंट करते हैं। किस चीज़ का असेसमेंट करते हैं? हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट का, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। और देखते हैं कि हार्ट रेट लेस देन 100 है कि नहीं। अगर लेस देन 100 है, इफ़ हार्ट रेट लेस देन 100, तब हम पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर फिर भी पेशेंट का हार्ट रेट स्टेबलाइज नहीं हुआ, 100 के ऊपर नहीं आया, तब भी हार्ट रेट जो है हमारा कम ही है, चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, चेस्ट कंप्रेशंस। और चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद भी पेशेंट कुछ हालत नहीं सुधर रहा है जो न्यूबॉर्न है उसका, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको एड्रेनलिन का एक इन्फ्यूज़न देते हैं। ये ओवरव्यू है, ये सारे स्टेप्स को मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ये आपको बेसिक आना चाहिए। और फिर एड्रेनलिन देने के बाद तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर हमें पता चलता है कि जो पेशेंट थी हमारी, मतलब जिसने न्यूबॉर्न को बर्थ दिया, न्यूबॉर्न तो पेशेंट है हमारा, वो दूसरा चीज़ है, लेकिन जो उसको बर्थ, जिस माँ ने उसको बर्थ दिया है, उसे कोई हेमरेज हुआ था, उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मल सेलिन का इन्फ्यूज़न देते हैं, 10 ml पर kg फ्यूज़न देते हैं इन्फेंट को दिया आता है। तो ये था मेरा पूरा रिससिटेशन का स्टेप्स। और ये इनिशियल जो ये पार्ट है ना, से लेकर के जैसे ही हम बेबी को पीपीवी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, गोल्डन आवर। और ये 1 मिनट का होता है, क्योंकि ये गोल्डन आवर डिसाइड करेगा ना कि बच्चा बचेगा कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चा बचेगा बच्चा नहीं बचेगा। तो वही चीज़ है कि वो इसी गोल्डन आवर से पता चलता है। और फिर पीपीवी से लेकर के चेस्ट कंप्रेशंस तक का जो पीरियड होता है वो 30 सेकेंड्स का होता है आइडियली। और फिर एड्रेनलिन देने का जो टाइम होता है वो भी 30 सेकेंड्स का होता है। तो ये बेसिक टाइम, गोल्डन आवर तो आपको याद होना चाहिए एकदम कि वो कहाँ से कहाँ तक का होता है। जैसे ही हम पीपीवी स्टार्ट करने वाले हैं और मतलब टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग का जो हमने देखा, उसको एसेस किया, उसको ठीक किया, वहाँ से लेकर के पीपीवी जस्ट स्टार्ट करने का फेज़ तक का जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, और वो 1 मिनट का होता है आइडियली। और फिर
ये 30 सेकंड्स का होता है। और अगर ये रिंगर लैक्टेट वाले पार्ट को भी हम लोग इंक्लूड कर लें, यहाँ से लेके इनिशियल असेसमेंट को हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर, एयरवे ब्रीदिंग स्टेबलाइजेशन और टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन से ले करके ये नॉर्मल सलाइन के इन्फ्यूज़न तक, नॉर्मल सलाइन एनल नहीं के इन्फ्यूज़न तक, ये आइडियली 20 मिनट्स का हो जाता है। बट मेन चीज़ आपको यही जानना है। अब मैं हर एक स्टेप को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा कि इनिशियल असेसमेंट में क्या करते हैं, टेम्परेचर, एयरवे ब्रीदिंग स्टेबलाइजेशन क्या है, और हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट का असेसमेंट एक्चुअली में क्या है। ये 4 क्वेश्चंस क्या थे, जो 4 क्वेश्चंस थे ये क्या थे? तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि जो आपका इन्फेंट मेरे पास आया है वो प्रीटर्म है कि नहीं, ठीक है, ये सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल पूछते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कुछ अलग सा तो नहीं था, या फिर क्या कलर था। तीसरा हम लोग पूछते हैं कि पहले तो पूछे कि प्रीटर्म क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या था। तीसरा हम पूछते हैं कि हाइपरटेंशन या फिर कोई और कोमॉर्बिडिटी थी कि नहीं पेशेंट को, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब तो नहीं था पेशेंट को, रिस्क फैक्टर बर्थ के पहले। और चौथा चीज़ पूछते हैं कि कॉर्ड क्लैंपिंग डिलेड था या नहीं था। देखिए, कॉर्ड क्लैंपिंग जो है ना, एक हेल्दी बेबी में डिलेड होता है, लेकिन जब बेबी हेल्दी नहीं होता है या फिर कोई प्रॉब्लम लेके पैदा होता है तो हम लोग कॉर्ड क्लैंपिंग तुरंत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम लोग को ब्लड चाहिए होता है स्क्रीन करने के लिए, किसी डिसऑर्डर के लिए। इसीलिए ये 4 सवाल हम लोग इनिशियल असेसमेंट में हमेशा पूछते हैं। अब बात करते हैं कि हम जब बात कर रहे थे कि टेम्परेचर का स्टेबलाइजेशन, एयरवे का स्टेबलाइजेशन और ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करना या फिर उसको ब्रीदिंग को इंड्यूस करना, तो ये एक्चुअली था क्या। देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर का देख रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब प्रॉपरली हाइपोथर्मिक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेबी को एक वार्मर में डाल देते हैं, तो टेम्परेचर स्टेबलाइज हो गया। अगर एयरवे और ब्रीदिंग, तो देखिए अगर बेबी ब्रीद नहीं कर रहा है उतने अच्छे से, तो हम लोग क्या करते हैं कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं, एकदम जेंटल सा टैक्टाइल स्टिमुलेशन से मतलब, टैक्टाइल मतलब होता है टच। तो हम क्या करते हैं कि जेंटल स्ट्रोकिंग करते हैं पीठ के ऊपर, कोई टॉवेल लेकर के, ये लेकर के, या फिर जो फुट रीजन है ना बेबी का, अगर ये पैर है, अजीब सा पैर बन गया है, ये पैर है और ये फुट रीजन है, तो हम लोग माइल्ड जो है वहाँ फ्लिकिंग करते हैं ताकि उसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिले और वो ब्रीद करना शुरू कर दे। और अगर एयरवे का बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को एयरवे को इस पोजीशन में लाना पड़ेगा। एयरवे क्या है, ये पूरा ट्रैक्ट है, तो हम लोग को इस पोजीशन में स्पाइन को लाना पड़ेगा ताकि एयरवे से हवा बहुत अच्छे से पास कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्विकल स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं, कर देते हैं, और एक्सटेंड करके, थोड़ा सा एक्सटेंड करके पीछे, मतलब बेबी अगर लेटा हुआ है तो ये मतलब मैं क्या करता हूँ कि धीरे धीरे अपना नेक एक्सटेंड कर देता हूँ बेबी का। तो उससे क्या होता है कि एयरवे और ओपन हो जाता है और अच्छे से सांस ले पाएगा। तो ये था एयरवे का स्टेबलाइजेशन। और क्या करते हैं हम लोग, मान के चलिए कि नाक या मुंह पर सिक्रीशंस है जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग करके हम लोग क्लीन करते हैं सिक्रीशंस को। सक्शनिंग है क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले माउथ का सक्शनिंग करते हैं और फिर नोज़ का सक्शनिंग करते हैं। अब ऐसा क्यों भाई, पहले तो नोज़ का करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं नोज़ का सक्शनिंग पहले करूं तो क्या होगा कि माउथ में जो, वो क्या करने लगेगा कि नाक में अगर कुछ ट्यूब घुसा हुआ है सक्शनिंग करने के लिए, तो नाक से तो अभी वो सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि वहाँ सक्शनिंग हो रहा है, तो वो माउथ ब्रीदिंग करने लगेगा। जब माउथ ब्रीदिंग करने लगेगा तो अगर माउथ में अगर कोई सिक्रीशंस रहा तो वो क्या हो जाएगा कि वो एस्पिरेट हो जाएगा। एस्पिरेट होके कहाँ चल जाएगा, मेरे लंग्स में चल जाएगा। इसीलिए माउथ ब्रीदिंग नहीं करवाना है मुझे। लेकिन अगर मैं माउथ को पहले एस्पिरेट कर, मतलब माउथ को पहले, ये क्या बोलते हैं उसको, उसका सक्शनिंग करूँ, तो माउथ का सक्शनिंग करते वक्त क्या होता है कि मान के चले माउथ का सक्शनिंग हो रहा है तो माउथ से नोज़ पे स्विच करेगा। और अगर नोज़ के सिक्रीशंस को वो, मतलब क्या बोलते हैं, अगर वो खींच भी लिया अंदर, जिसको कहते हैं कि नाक से सांस लेकर के उसको पीछे भी ले लिया, तो एस्पिरेट नहीं होगा। वो क्या होगा कि वो इंगल्फ हो जाएगा, वो स्वैलो हो जाएगा। लेकिन माउथ के केस, नोज़ के केस में अगर पहले सक्शनिंग करें तो नहीं होगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि माउथ का सक्शनिंग हमेशा पहले, फिर नोज़ का सक्शनिंग, माउथ पहले नोज़ बाद में। चलिए, अब
बात करते हैं हम कि असेसमेंट करना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बेबी का असेसमेंट करते हैं हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट का। तो जब हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट एक्चुअली क्या है ना कि ये दोनों इंटरलिंक्ड होता है। अगर रेस्पिरेटरी रेट अगर उतना अच्छा नहीं हो ना तो हाइपोक्सिया होने लगता है। हाइपोक्सिया होने के कारण क्या होता है कि हमारा ब्रेन स्टेम डिप्रेस हो जाता है। अगर डिक्रीज O2 हो ना तो ब्रेन स्टेम डिप्रेस हो जाता है, उसके कारण रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया हो जाता है, रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया। और जनरली एक नॉर्मल न्यूनेट में मतलब एक नॉर्मल जो पैदा हुआ न्यूबॉर्न है उसका हार्ट रेट मोर देन 100 होता है, लेकिन रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया होने के कारण ये मोर देन 100 ना हो करके लेस देन 100 हो जाता है। तो ये हम असेसमेंट करके पहले देखते हैं कि हार्ट रेट कितना है। अगर वो लेस देन 100 है तो वो अच्छा नहीं है। तो इसी में हम लोग को 2 सिनेरियो देखने को मिलता है। तो देखिए 2 केस हो सकते हैं बात करें तो। एक हो सकता है कि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है बट फिर भी जो ब्रीदिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एग्जर्टेड, या फिर कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एफर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब सांस तो वो ले रहा है, हार्ट रेट भी अच्छा है बट बहुत समझ रहे हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी एफर्ट बहुत ज़्यादा है। एक केस हो सकता है कि हार्ट रेट एकदम डिप्रेस्ड है, 100 से कम है और कम्प्लीटली एपनिया है, सांस ही नहीं है, उसने क्राई ही नहीं किया है पैदा होते के साथ। तो पहले केस की बात करते हैं कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट ले रहा है, हार्ट रेट तो अच्छा है। तो हम क्या करते हैं कि इस केस में हम O2 हुड में डाल देते हैं बच्चा को। अब ये हुड क्या है? हुड क्या होता है ना कि जनरली अगर आपने गेम्स खेला होगा या मूवीज़ देखा होगा या फिर आप फैशन के बारे में भी जानते होगे, तो हुड वो चीज़ होता है जो ऊपर में पहने रहते हैं लोग। एक्चुअली अगर कोई कपड़ा हो तो कोई जैकेट होता है तो उसका एक हुड होता है जो ऊपर हम लोग लगाते हैं। तो वैसे ये O2 हुड है। तो अगर आप इस फोटो में देख सकते हैं तो ये देखिए ये ऑक्सीजन हुड होता है जो कि हम बच्चे के सर के ऊपर लगा देते हैं और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, नेज़ल प्रॉन्ग्स भी होता है, बट O2 हुड हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान के चले बेबी प्री टर्म है, तो प्री टर्म बेबीज़ में क्या होता है कि हम लोग CPAP यूज़ करते हैं। CPAP क्या है? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो मैनेजमेंट हो गया हार्ट रेट अगर 100 से ज़्यादा है। अगर हार्ट रेट 100 से लेस है तब क्या करेंगे? तब तो एपनिया हुआ है प्रॉपरली और हार्ट रेट भी कम है, या फिर एपनिया नहीं होता, हो सकता है ब्रीदिंग भी कम हो। तो बेसिकली क्या होता है कि हाइपोक्सिया हो जाता है। एपनिया भी हो सकता है, एपनिया तो मतलब एकदम कंप्लीट सेसेशन हो गया ब्रीदिंग का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि PPV देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और उसका 2 मेथड्स होता है, एक होता है नॉन इन्वेजिव, दूसरा होता है इन्वेजिव। तो नॉन इन्वेजिव क्या है? नॉन इन्वेजिव आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि हम इन्वेड नहीं कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, और इन्वेजिव मतलब क्या है कि हम इन्वेजन कर रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वेड करके हवा दे रहे हैं। तो नॉन इन्वेजिव में हमारा आता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। और इन्वेजिव में हम इंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं। तो पहले तो हम ऑब्वियसली नॉन इन्वेजिव मेथड ट्राई करेंगे, जो आराम से भाई ज़बरदस्ती हम लोग को इंट्यूबेट नहीं करना पड़े, बाहर से ही हो जाए। लेकिन जब ये फेल कर जाता है तब हम लोग इन्वेजिव टेक्निक्स पे आ जाते हैं और तब हम लोग इंडोट्रेकियल ट्यूब को यूज़ करते हैं। तो ये मैंने जो है अभी तक हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट में क्या कैसे मैनेज करते हैं वो अभी तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या होता है, इंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होता है, और सारे फर्दर स्टेप्स को एक्सप्लेन करूँगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।